बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का बाबरकत होता है, और इसमें आज हम आपको सहूलत देते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो कि आपको तिब्बी मशवरे देती है। और ये जो इस्लामी महीना जा रहा है, ये सफ़र का है, और सफ़र में भी आज जो है वो 17 सफ़र है, और 20 सफ़र को आपको पता है कि 40वां दिन जो है ये इसकी जो, पहले मैं डॉक्टर काज़मी साहब का तारुफ तो होता। आतिफ काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी। ये जो 40वें का तसव्वुर अहले तशय्युअ के यहाँ है ना, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। जी 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 आपके साथ ये बुनियादी तौर पे वो दिन है जिसमें कि जाबिर बिन अंसारी, एक सहाबी थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये करबला के मैदान में पहुँचे थे। अच्छा। और शाम से बीबियाँ जो थीं दमिश्क से जब वो चलीं तो वो भी वहाँ पे उसी दिन पहुँची थी। तो बीबियों के साथ ये हज़रत जाबिर जो थे, ये यहाँ पर जब 40वें दिन आए और फिर बीबियों ने इनको सारी करबला की कहानी सुनाई। तो ये जो करबला के मैदान में इस वक्त ये नजफ़ से जो लोग चले और यहाँ तक आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे दोनों की सुन्नत को कायम कर रहे हैं, बीबियों की सुन्नत को भी कायम कर रहे हैं और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की सुन्नत को भी पूरा कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आते हैं और उस याद को ताज़ा करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। आपका अरबाइन, इस ये जो वॉक है नजफ़ से करबला, ये अरबाइन है, मिशन अरबाइन का तजर्बा कैसा रहा था? बहुत ज़बरदस्त था। मैं जब गया तो फर्स्ट टाइम, ये पहली एक ही दफ़े किया, तो मैंने सोचा था कि पता नहीं मौला पंजतन पाक अल्लाह ताला करेगा कि हम कर सकेंगे चलना इतना। लेकिन आप यकीन करें कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं वाक़या बताता हूँ। मुझे किसी ने कहा था जी कि वहाँ आप जब वॉक कर रही हो ना, तो जो भी आप नियत करें किसी चीज़ की वो आपके सामने आ जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, और मैंने एक डिश है जो मुझे बड़ी पसंद है, तो मैंने अपनी वाइफ थी, मेरी बेटी थी, तो मैंने उसको कहा यार मैं तो अब भूख लग रही, रात के 12 बजे थे, मैं कहा काश वो मिल जाए। आप यकीन करें तो वो एक जगह मैं थक के बैठा, तो मेरी वाइफ सामने गई तो कुछ बना रहा था, तो मेरी वाइफ वही डिश मेरे लिए ले गई और कहती कि जो तुमने नियत की थी आतिफ, ये लो वो डिश मिल गई। क्या बात है। जो पीर है आने वाला, आज जुमा है, हफ्ता तवार जो है वो आएगा बीच में, और फिर मंडे की सुबह 11 बजे कुतुब ऑनलाइन में आप इंशाअल्लाह ताला ये जो अरबाइन का सफ़र है नजफ़ से लेके करबला तक, ये सारी कुतुब ऑनलाइन की टीम ने जो किया, इसके बारे में आप प्रोग्राम देखेंगे। और यकीन कीजिए कि अगर मैं उसकी ज़िक्र करना शुरू करूं तो वो लगेगा जैसे मैं जान के कोई सपोर्ट ग्रुप हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, अजीब सी बात लगेगी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा तजर्बा है कि इंसान करे तो पता चलता है कि कितनी सहूलत होती है, लोगों की कुर्बानी क्यों इतनी होती है, करोड़ लोग बग़ैर किसी हादसे के क्यों ये सफ़र कर लेता है। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब जो मुझे लगी अरबाइन में, वो ये कि जहाँ जिस मुल्क में, जिस मज़हब में, जिस अकीदे में नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ के काम कर रहे हो ना, उनको पीछे करना फिर नामुमकिन है। जितनी भी नौजवान नस्ल है इराक़ की, वो इस वक्त सड़कों पर होती है और वो लोगों की खिदमत कर रही होती है। अब इस यूथ के अंदर 3 साल का बच्चा बच्ची भी शामिल है और 90 साल का बुज़ुर्ग जो है वो भी शामिल है। ये इंशाअल्लाह ताला मंडे को आप ज़रूर देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देखिएगा और ये तजर्बा एक्सपीरियंस कीजिएगा और ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको ये विजुअल में तजर्बा जो है ये कैसा लगा। हालांकि विजुअल में वो एक्सपीरियंस आता, वो बात की नहीं जा सकती जो कि वहाँ का तजर्बा है। डॉक्टर साहब, बरसात का शदीद तरीन मौसम है, साफ़ पानी में से लेके गुज़रने पड़ते हैं और घर के अंदर चिपचिप होता है, क्योंकि बिल एसी का इतना आ रहा है कि 99% लोग एसी चलाने से अब खौफज़दा हो रहे हैं। ये जो पसीना इतना ज़्यादा आता है इस मौसम में, ख़ास तौर पे हब्स का जो मौसम है, इससे स्किन को फ़ायदा होता है, ये पानी बाहर निकलता है तो स्किन के लिए हेल्दी है या ये फिर ख़राब करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है बिलाल भाई कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक। ज़्यादा पसीना आना भी, उसके भी नुकसान आते हैं। कम पसीना आना या ना पसीना आना वो भी गलत है, नुकसान आते हैं। ज़्यादा पसीना आए तो हम उसको अपनी इस्तिलाह में हाइपरहिड्रोसिस कहते हैं। ठीक। कम पसीना आए तो हम उसको एनहाइड्रोसिस कहते हैं, या पसीना अगर ना आए या हाइपोहिड्रोसिस कहते हैं।
अब बात ये जो आपने पूछी है, जो ये महीना है और स्पेशली हमारे पंजाब में जब हब्स और गर्मी बहुत है, बारिश के बाद एकदम इतना बहुत पसीना हो जाता है, इसके लिए डर सिर्फ एक होता है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ठीक। और ये मैं आपके सुनने वालों को, आपको सबको, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं बच्चे, कि भाई आपको जब भी ज़्यादा पसीना आए तो मैं ये एक बात करता हूँ, एक छोटी सी मिनरल वाटर की बोतल अपनी जेब में रखो और वो पीते रहो, और घर जाके नींबू पानी और नमक डाल के पियो, ताकि वो जो पानी हमारा उसमें सॉल्ट की भी डिप्लीशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी डिप्लीशन हो रही है। तो कई लोग क्या कहते हैं, ओ जी वो गर्मी में बेहोश हो गया। अब जब लोग, आपने किसी से सुना हो कि वो तुम्हारा फलाना दोस्त रिश्तेदार क्या हुआ, वो तो बाहर गया हुआ था, इतनी गर्मी पसीना, वो तो बेहोश हो गया, गिर पड़ा वहाँ। वो क्यों बेहोश हुआ? वो पसीना उसको इतना आया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, वो बेचारा बंदा कोलैप्स कर गया। ये जो मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा पसीने का आना, आपका पानी कम पीना, नमकियात कम लेनी, सॉल्ट का ORS ज़्यादा लें। ORS लेना चाहिए। ORS बहुत अच्छा है, और ORS की तरह और बहुत मार्केट में ऐसे साशेज आ गई हैं जिसको डालें और वो लें और बोतल में डालें और पीते रहें साथ साथ। और छोटी मिनरल वाटर की बोतल तो अब आजकल एनीवन कैन कीप इन हिज पॉकेट, तो वो ज़रूरी है। अदरवाइज नहीं तो जल्दी अमराज जो हैं, स्किन डिजीजेस, वो इसके साथ बहुत हो जाती हैं। और पसीने की वजह से एक्जिमा एक बीमारी है जिसे चंबल कहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो एक्जिमा और फंगस जिसे दाद कहते हैं, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो पसीने के साथ पूरी बॉडी पे आ जाती हैं। और वो दाद या फंगस तो वो बीमारी है कि ये लगने वाली है। आपका टावल आपकी फैमिली यूज कर लग जाएगी दूसरे को। हाँ, एक्जिमा नहीं, जो फंगस है जिसको दाद कहते हैं या ददरी कहते हैं। पंजाबी में इसको लोग हमें आके कहते हैं गांव से, डॉक्टर साहब मुझे उल्ली लग गई। जिस तरह उल्ली नहीं लग जाती, वो कहते हैं। तो वो टावल अगर मियाँ बीवी यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो उसके बच्चे शेयर कर रहे हैं उनको। अच्छा, पाँव में मैं एक बात बताता चलूँ, बड़ी ज़रूरी है। हम लोग सब नमाज पढ़ते हैं जी, वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम साथ ही खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये अपने मरीज़ों को कहता होता हूँ कि भाई जब वज़ू करें, एक छोटा सा टिश्यू पेपर या टॉवल अपने पास रखें जेब में, थोड़ा सा उसको ड्राई करें और फिर हमें नमाज शुरू करनी चाहिए। रीज़न उसकी ये है कि जब आप साथ ही वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे, पाँव आपके गीले हैं, आप कारपेट पे पढ़ रहे हैं, आप फर्श पे पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो उसके जरासीम है फंगस के, वो आपकी पाँव की उंगलियों में चले जाते हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं, और वो नीचे से उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ खारिश शुरू हो जाती है, पाँव में ज़ख़म पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमेशा बात याद रखें। और ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि जब ये शावर ले के निकलें तो नमाज के अलावा इन्होंने जूता जो पहनना है, ये पाँव को ड्राई करके पहनना है। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, बॉडी को ड्राई किया और जब जूता पहना, चप्पल सैंडल जो वो पहनती हैं, वो गीले पाँव में पहन लेती हैं। अच्छा, इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो फंगस है या धदरी है, वो पाँव में मरीज़ों में देखी जाती है। और उन लोगों में जो नमाजी 5 वक़्त की हैं और जो हालांकि वो अपने आप को पाक साफ रखते हैं, उन्होंने 5 वक़्त वज़ू करना, साफ़ होना, और ये निस्फ़े ईमान है हमारा, तो हमें पता है ये सफाई जो है वज़ू। लेकिन उसमें अगर आप कारपेट पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन वो भी सकता है, हाँ, और आप दे भी सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक एहतियात है, टिश्यू पेपर रख लें, उसे साफ कर लें। शगुफ्ता हमारे साथ। शगुफ्ता, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। जी मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैंने बहुत नंबर ट्राई किया आपका, लेकिन नहीं रब्ता हुआ, और आज बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सलामत रहिए। हाँ बिलाल भाई, मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे जिस्म पे निशान बनते हैं सफेद कलर के, जो जिल्द का कलर है ना उससे हट के बनते हैं। अच्छा। फिर उस पे एक दाना सा बन जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है, वो भी थोड़ा सा बढ़ता है, खारिश आती है, और जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना तो वो एक काला निशान छोड़ जाता है। मैंने बहुत क्रीमें लगाई हैं, डॉक्टर के पास भी गई हूँ, यहाँ तक मैं जहाँ कहते थे अमराज वाले, जिल्द के अमराज वाले डॉक्टर, तो मैं वहाँ पे गई हूँ, लेकिन मुझे ना कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ा। 1-2 गोलियां उन्होंने मुझे एलर्जी की दी है, एविल और वो एक और, तो उनसे ना मुझे ये होता है कि नींद बहुत आती है, लेकिन ना मेरा खाना पीना छूट जाता है। मैं ना पानी पी सकती हूँ ना खाना खा सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी कुव्वत मुदाफ़त इतनी कम हो जाती है कि मेरा उठना भी मुहाल हो जाता है। ये सारे जिस्म पर होते हैं दाने? सारे जिस्म पे होते हैं, लेकिन जो मेरा सीना है वहाँ पे, और ये जो मेरी टांगों का निचला हिस्सा है यहाँ पे ज्यादा होते हैं।
अच्छा, अभी डॉक्टर साहब से अगर कोई बात डॉक्टर मैं साहब पूछ लूँ, जी जी, आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 25 साल। 25 साल बताइए जी जी। आप बेटा वर्किंग लेडी हैं, जॉब करती हैं, हाउसवाइफ हैं? नहीं, पहले तो मैं जॉब करती थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन अभी 2.5-3 साल से घर पे ही हूँ। आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं? सिंगल हूँ। अच्छा, आपके टावल जो हैं वो आप लोग शेयर करती हैं, आपकी वालदा, वालिद, बहन भाई, जो घर में तौलिया वगैरह होता है? तकरीबन करते हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग हैं, तो जिसका भी। ठीक है, मैं आपको 2-3 बातें जवाब जी 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 2-3 बातें, शगुफ्ता नाम है ना इनका, शगुफ्ता बता दूं। पहली बात तो है कि जो अपना टावल है, जो तौलिया, वो बिल्कुल शेयर ना करें, चाहे गांव में रहते हैं। फिर क्या है, आजकल तो गांव के लोग जो हैं वो हमसे, शहर के लोगों से ज़्यादा आगे निकल गए हैं, जो माशाल्लाह आप लोगों की सफाई का होता है। तो उसमें टावल आपके वालिद, वालदा, बहन भाई अलहदा करें। नंबर 2, कोशिश ये करें कि जो आप कपड़े पहनती हैं, ख़वातीन के अक्सर कपड़ों में सिल्क और पॉलीएस्टर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अगर गर्मी के इस हब्स के मौसम में आप सिल्क और पॉलीएस्टर के कपड़े पहनेंगी तो चांसेस ये हैं कि बॉडी पे फंगस आपको लग जाएगी, जिसकी मैं अभी बात पहले भी कर रहा था बिलाल भाई के साथ। तो वो आपने प्योर कॉटन या लॉन के कपड़े पहनने हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में वहाँ एसी नहीं है, गांव में कई दफ़ा, या वो फैसिलिटी, तो पंखे के नीचे, कूलर में, जहाँ भी हो सकता है हवादार जगह पे बैठें और पसीने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप जॉब नहीं करती हैं, घर पे हैं, तो दोपहर को आपका बाहर निकलना भी कम है। और दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि सोप, मैं यहाँ नाम नहीं बता सकता साबन का, लेकिन एक ब्रांड का सोप यूज़ करना है। अक्सर औकात हम लोग, ख़वातीन आप लोग जो होती हैं, टीवी पे, इधर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में देख के आप लोग डिफरेंट सोप बॉडी पे यूज़ करती हैं। वो जो साबुन होते हैं वो भी बॉडी को, स्किन को सूट नहीं करते। दूसरी बात, आपकी बीमारी की जो बात है, जो आपने दानों के और निशानों की बताई है, इसके 2-3 कॉजेज़ हैं। एक को हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, एक को हम एक्जिमा कहते हैं, एक को हम फंगस कहते हैं। मेरा मशवरा ये होगा, अगर आप कभी लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ आके आपने जो दवाइयाँ भी बताई हैं वो, उसके साथ तो नींद भी आती है, तो मौका मिले मुझे दिखा लें, या लाहौर में बहुत टॉप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, किसी से आके रब्ता कर लें। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने टावल वाली बात बताई, ये इसलिए कि ये फंगस हो सकता है? जी जी, फंगस में मैंने आपको बताया कि टावल जब भी आप यूज़, ये कहती है ना गांव में रहते हैं तो हम लोग एक ही करते हैं। अब हम लोग अक्सर औकात होता है टावल, वो टावल स्टैंड पे लटक रहा होता है, बच्चा जो भी आता है वो इस्तेमाल, उसने मुंह उससे साफ कर लिया, दूसरा बच्चा आया, मियाँ आया, बीवी, वो अगर यहाँ चेहरे पे फंगस है, आपने यूज़ किया, आपको हो गई, मैंने किया, मुझे हो गई, तो टावल कभी भी हम एक दूसरे के शेयर नहीं करना। ये बात जो है ये नोट कर लें, खास तौर पे वो लोग भी जो कि शेव बाहर से कराते हैं, नाइयों की दुकानों के ऊपर जो टावल हैं, या आप बाल कटाने जाते हैं तो टावल जो है या आपने अपने घर से लेकर जाना है, या नया टावल जो है वो धोबी का धुला हुआ हो, आपने यूज़ टावल नहीं करना। आई होप दिस विल हेल्प यू मेरा बच्चा। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ। जी अशरफ अस्सलाम वालेकुम। जी जनाबी आली बिस्मिल्लाह, हुक्म फरमाइए। मेरे ये पाँव में दाग हैं, ये अंगलियों के नीचे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया, नीचे से गलती है, हाँ, नीचे ऊपर, अभी ये ऊपर को आ गए हैं। किस तरह के दाग हैं अशरफ? ये ऐसे जनाब, ये सुरख सुरख हो जाती है ना नीचे से, जो गलती है ना। अच्छा, उसके बाद ये उंगलियों के बीच में भी हैं या पाँव के ऊपर है? पाँव की उंगलियों को, पाँव के ऊपर, पाँव के ऊपर है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब की बात को पूछना आप, मैंने पूछना था कि मैंने जिस तरह पहले बात की थी कि आप जब वज़ू करते हैं तो आप पाँव को खुश्क करते हैं वज़ू करके नमाज पढ़ने से पहले? नहीं करता था, लेकिन अब भी करता हूँ मैं। हाँ बस ये अब आप करते हैं, वो तो अच्छी बात है। तो मैं जवाब दे दूँ? जी जी जी। हाँ जी, ये मोस्ट प्रोबेबली फंगस ही है। फंगस जो फंगस है पाँव की, वो पाँव की उंगलियों में भी आती है, पाँव के नीचे तलवों में भी आती है, और पाँव के ऊपर भी आती है। तो ये फंगस पाँव की 3 किस्म की है। ठीक, तो हम इसको इंट्राडिजिटल कहते हैं, हाइपर केराटोटिक कहते हैं, वेजिकुलोबुलस कहते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजी 3 किस्म की। तो ये वो जो फंगस आती है, इसके लिए जो ये पाँव खुश्क करते हैं वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद सिर्फ हमने डिफ्रेंशिएट उसको एक्जिमा से करना होता है, एक्जिमा है कि फंगस है। तो ये देखने पे पता चल जाता है, ये मुश्किल नहीं है, हिस्ट्री पे पता चल जाता है। अगर उंगलियां वाइट अंदर से हो रही हैं,
वाइटिश हुई हुई हैं और वो जिस तरह मैसेरेटेड हैं और पाउडर सी हैं, तो वो फिर पक्की फंगस है। और अगर खाली रेड है और उसमें खारिश है तो उसको हम एक्जिमा कहते हैं। और ये जो फंगस होती है पाँव की, इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं। यानी जो एथलीट्स होते हैं, जो एथलेटिक्स में इन्वॉल्व हैं, स्क्वाश, उनको ज़्यादातर उनमें पसीना बहुत आता है, उनमें आ जाता है। तो ये आ जाएं कभी, ये किसी डॉक्टर को दिखा लें, हम डायग्नोज करेंगे, दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक, साकिब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी साकिब, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम साकिब, आप फरमाइए, हुक्म कीजिए। अच्छा सर, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बताइए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी बोले सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे है कि मुझे ना आपकी स्किन में ना खारिश बहुत ज़्यादा होती है रात के वक्त स्पेशली। आपकी एज कितनी है? एज 47। और आप शुगर तो नहीं, आपको डायबिटीज़ तो नहीं, बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो? हाँ जी, डायबिटिक है, लेकिन वो इतनी हाई साइड पे नहीं है। जो मेरा HbA1c था लास्ट 5.9 था। 5.9 बॉर्डर लाइन है ना। आप ले रहे हैं दवाई कोई इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए? नहीं, मेडिसिन कोई नहीं ले रहा। आपकी फास्टिंग कितनी थी लास्ट, जो फास्टिंग आई थी? लास्ट फास्टिंग थी मेरी 98। हाँ वो तो ठीक है बस। अच्छा, और ये खारिश कब से हो रही है रात को, कितनी देर हो गई है इसको, प्रॉब्लम को? इसको डॉक्टर साहब तकरीबन मेरे को 2-3 माह हो गए, मेडिसिन भी ली है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैरिड होंगे ना? माशाल्लाह 47 है, यू मस्ट बी मैरिड, बच्चे भी होंगे। आप मैरिड हैं? जी जी मैरिड। आपके फैमिली में किसी को खारिश है, वाइफ को या बच्चों को? नहीं, अभी तो किसी को भी नहीं है। आपने घर में कोई जानवर पाले हुए हैं, पेट्स, कोई डॉग्स, कोई कैट्स, कोई बिल्लियाँ, कोई तोते, कोई ऐसी चीज़ कोई? जी तोते हैं, लेकिन वो उसका सेपरेट पोर्शन है। ठीक है। और ये खारिश जो है ये सिर्फ रात को होती है कि दिन में भी होती है? नहीं डॉक्टर साहब, रात को सोना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये मैं जॉइंट्स में भी हो सकती है? जी जॉइंट्स में भी। जी जी, ये मैं और ये अब डिफरेंट आप दवाइयाँ ले चुके हैं, कोई फ़र्क पड़ा उन दवाइयों से अभी तक जो ली हैं इसके लिए? नहीं, कोई ख़ास नहीं। और आपका वजन, आप ज़रा मोटापे की तरफ हैं कि स्लिम हैं आप, क्या? नहीं, नॉर्मल है मेरा वेट। ठीक है। कितने शौकीन हैं आप ये बाहर के खाने, ये चरगे, मुर्गे, तिक्के, कबाब? बहुत कम, क्योंकि डॉक्टर साहब डायबिटीज़ है ना, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। अवॉइड करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ना खारिश की अलामात और रात को, ये बीमारी स्केबीज़ की तरफ जाती है। इसको हम कहते हैं वबाई खारिश, जो आपने बताया ना रात, क्योंकि हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं नॉक्टर्नल प्रूराइटिस, यानी रात को खारिश होने को कहते हैं नॉक्टर्नल। बड़ा टिपिकल सिम्टम। जी बड़ा टिपिकल। मैंने एक आधे प्रोग्राम में पहले भी आपके बताया था कि जो शख्स ये कहे आके कि मुझे सारा दिन खारिश नहीं होती रात को, मैं जब बिस्तर में लेटता हूँ, उसकी रीज़न क्या है ये भी मैं बता दूं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अगर ये खारिश स्केबीज़ की रात को, स्केबीज़ की दिन को क्यों नहीं होती? अब आप और मैं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमें खुदा ना खास्ता स्केबीज़ है, आपको या हम किसी को, इस वक्त हम वो खारिश नहीं करेंगे, हम तो बातों में मसरूफ़ हैं, आप मुझसे, मैं आपसे, बाकी जब हम रात को बिस्तर में लेटेंगे तो हमें और कोई काम नहीं है करने को सिवाय खारिश करने के। हम टेलीविज़न देख रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल है, तो ये हम अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स होते हैं। इस वजह से जो रात को नॉक्टर्नल ये स्केबीज़ की तरफ जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्केबीज़ की ट्रीटमेंट आप लें, जहाँ भी हैं वहाँ नज़दीकी माहिर अमराज़ जल्द से इलाज कराएं। इसको वबाई खारिश भी कहते हैं। हम जो देते हैं, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, वो सल्फ़र गंधक देते थे। वो मरीज़ को एक गंधक है, एक ऐसा फर्मी का, उसको कहते थे वैज़लीन में, पेट्रोलियम जेली में मिला लो, और वो आती थी 15-20 रुपए की, आजकल 50 रुपए की है। तो वो जनाब मिलाकर, तो पूरी बॉडी पे उसका तरीका है, रात को सोने से पहले गर्दन से नीचे रात को पूरी बॉडी पे मसाज की, सुबह उठ के नहा लिया, और जो रात वाले कपड़े हैं ये धुलने के लिए फेंक दें। रात को शलवार कमीज जो पहनते हैं आप, ये लॉन्ड्री में, अगले दिन सुबह नई शलवार कमीज, और उसके बाद ये 6-7 रात करेंगे तो इंशाल्लाह इस गंधक से आपकी बॉडी साफ हो जाएगी। अगर आप किसी अच्छे केमिस्ट के पास भी जाएंगे तो स्केबीज़ की खास तौर पे दवाइयाँ मिलती हैं। जी मिलती हैं, वो दवाइयाँ लगानी है, लेकिन थोड़ी से नीचे। अल्लाह ताला ने कैसा प्रोटेक्शन रखा है कि स्केबीज़ जो है ये इससे ऊपर नहीं जाता है। इसकी रीजन मैं बता दूं। जी जी, ये भी बड़े लोगों ने पूछा। वक्फा लेना है, वापस आके वक्फे के बाद एक छोटा सा लेते हैं वक्फा, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्केबीज़ के लिए जो सल्फ़र का मिक्सचर होता है वो बहुत से केमिस्ट जो हैं वो डॉक्टर साहब के वालिद का नाम ही लेंगे, शबीर साहब का, तो वो आपको जो ड्रगिस्ट होते हैं ना, केमिस्ट के साथ लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जो ड्रगिस्ट होंगे लाहौर के माल रोड के ऊपर हैं कि वो आपको फ़ौरी तौर पे वो फार्मूला बना देंगे, वरना आप स्केबीज़ के लिए मेडिसिन जो हैं, ट्यूब्स जो हैं वो मिलती हैं, उनको लगाना है, मालिश करवानी पड़ेगी सारी जिस्म पे डॉक्टर साहब, ऐसे ही नेक से नीचे सारे जिस्म पे लगाना पड़ेगा, पूरी बॉडी पे जी। और वो कपड़े भी नहीं आप चेंज करेंगे, शेयर नहीं कर सकते, तौलिया नहीं शेयर कर सकते, बिस्तर की चादरें, तकिया जो है वो एब्सोल्युटली आपने शेयर नहीं करना, और आपने कम से कम 3 दिन लगाना होता है, और उसके बाद आपने 3 करके उसके बाद फर्क पड़ जाता है और सब चीज़ें नहीं पहननी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये चेहरे पे क्यों नहीं होता? हाँ, चेहरे पे का मैंने आपको बताया था पहले, जिस तरह चेहरे का ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे चेहरे पे सेबेशियस ग्लैंड्स बनाए हुए हैं। अक्सर लोग आपको आके कहेंगे कि जी मेरी तो स्किन बड़ी फेस की ऑयली है, कोई कहता है ड्राई है, कोई कहता है, तो ऑयली स्किन का मतलब ये है कि यहाँ कोई तेल तो नहीं निकल रहा नीचे से कुबों से, ये हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से सीबम निकल रहा होता है, और वो जो सीबम होता है वो हमारी स्केबीज का जो जरासीम है उसे माइट कहते हैं, सार्कोप्टीज कीड़ा, उस कीड़े को ग्रो नहीं करने देता। तो इस वजह से बॉडी पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते नहीं या बहुत कम होते हैं, इसलिए वहाँ ऑयल नहीं निकलता। तो वो जहाँ ऑयली स्किन होगी वहाँ माइट सर्वाइव नहीं करती, तो इस वजह से खाली बॉडी पे स्केबीज आती है, चेहरे पे नहीं आती। और इसकी बड़ी बहुत बड़ी निशानी जो होती है वो ये कि जहाँ पे जॉइंट्स होती हैं, टांगों के नीचे या आर्म्स में, यहाँ पे आपको रात को सोते हुए काफ़ी खुजली होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची। आसिम भाई जी जी सर, ये एक सवाल था, बात हो रही है, मेरे सीने के ऊपर और थोड़ा सा मुंह के ऊपर जो है दाने निकल आते हैं छोटे छोटे से, और कई सालों से, कम से कम ये 15 साल हो गए इन दानों को, खत्म तो हो जाते हैं मगर कुछ टाइम के बाद फिर आ जाते हैं। इन दानों में पीप भी पड़ता है या सुर्ख रहते हैं? सुर्ख होते हैं। सुर्ख होते हैं, फिर चले जाते हैं, दब जाते हैं खुद ही? जी खत्म हो जाते हैं, मगर बिल्कुल खत्म नहीं होते, कि हल्के फुल्के निशान होते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बेशतर जो है ना सीने के ऊपर खास तौर पे मेरे, और ये माथे के ऊपर और गाल के ऊपर भी होता है। कितनी उम्र है आपकी आसिम? मेरी तकरीबन 25 से 35 साल की। काम करते हैं आप, जॉब करते हैं? जी सर, जॉब करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, स्टाफ नर्स हूँ। स्टाफ नर्स। और खाना पीना बाहर से करते हैं? तकरीबन दोपहर का खाना बाहर से होता है, वैसे तो घर का ही होता है, ज्यादातर कोशिश होती है कि घर का खाना हो। 30 खाने महीने के बाहर से बहुत होते हैं। डॉक्टर आदिफ की बात सुनिएगा। मेरा ख्याल है मेरा आधा जवाब तो बिलाल भाई ने दे दिया, और मैं प्रोग्राम में कहा करता हूँ मुझे डर है एक दिन ये मेरे घर के सामने ना क्लिनिक शुरू कर दें कहीं। अब इन्होंने इतनी स्किल मुझसे सीख ली है आने के साथ, तो अब ये आधा तो ये स्किल स्पेशलिस्ट बन चुके हैं माशाल्लाह। बिल्कुल इनके क्वेश्चन बड़े रेलिवेंट थे आपसे। एक तो ये बात है कि जो ये 30 खाने बाहर किए हैं, ये एक दिन जो आप लंच करते हैं बाहर, तो ये वो खाने बाहर किए, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, वो डाइट का अपना करें। इसको हम एक्नी भी कहते हैं। नो डाउट आप 30+ हैं, एक्नी जनरली टीनेजर में देखी जाती है, 13 साल से लेके 19, 20, 21 साल तक, लेकिन हमने 30, 40 की उम्र में भी देखी है, और ये ज़्यादातर डाइट से रिलेटेड है, नंबर 1, स्ट्रेस से नंबर 2, अगर ख़वातीन हो तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, प्रेगनेंसीज़ के बाद आ जाती हैं, फिर वो ख़वातीन जो मेकअप बहुत करती हैं उनको कॉस्मेटिक्स के साथ आ जाती हैं, स्किन ब्रीथ नहीं करता। जी एग्जैक्टली, ये गोरा करने वाली क्रीमें, ये ख़वातीन आजकल हमारी, और मर्द भी, अब तो हर बंदा मुझे गोरा कर दो गोरा, उन क्रीमों में स्टीरॉइड्स होते हैं, उनमें हैवी मेटल्स होती हैं, वो भी आपको जिंक होता है। जी जी, ये कैंसरस है। जी जी बिल्कुल कैंसरस। मैं तो इनको मना करता हूँ कि खुदारा ये जो इश्तिहारों में और जहाँ आप देखते हैं ये क्रीमों का गोरे रंग का, ये सब झूठ है, मत यूज़ करें। आपके चेहरे पे अल्लाह ना करे बाल आ जाएंगे ख़वातीन के, मर्दाना बाल, उसके बाद एट्रोफी हो जाएगी, गड़े पड़ जाएंगे, पिगमेंटेशन आ जाएगी, और सारे चेहरे पे कील महासे दाने बन जाएंगे। डॉक्टर साहब ये क्या करें अब? खाना छोड़ें तो बाहर का, इन्होंने बाहर का देखें जी, वो हो गया, फ्रूट्स, जूस, फल, दूध ये ज़्यादा लें, ठीक, पानी का इंटेक अपना बढ़ाएं, खाना आपने भी बता दिया, मैंने भी, कि बाहर से कम कर दें, और कोशिश ये करें कि दिन में चेहरे को 4-5 दफ़ा इन्होंने मुंह धोना है। एक फेस वॉश अच्छा सा ले लें जो एक्नी का होता है, एक्नी के बहुत मार्केट में फेस वॉश हैं, ये कराची में है, वहाँ बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी को मशवरा करके वो ले लें।
पानी का इंटेक ज़्यादा करें और दूध भी पी सकते हैं एक आधा ग्लास, यानी अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करें, उससे ही बेहतर हो जाए। ये कुछ लगाने से बेहतर नहीं होता? दवाई भी हम देते हैं। अच्छा। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट लोशन है मार्केट में। अब तो एक्नी की एक दवाई आ गई है, वो मैं इनको बता दूं, वो ज़रा महंगी है, एक माह के कोई 3-4 हज़ार रुपए का कोर्स है कैप्सूल्स का। 3-1 माह करना पड़ता है, सब एक्नी चली जाती है। वो हम सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दे सकते, जो औरतें खवातीन प्रेगनेंसी में हैं, जिनके बच्चा होने वाला है, बाकी सब लोग वो ले सकते हैं। तो वो उसके साथ इतने अच्छे रिजल्ट हैं उस दवाई के, तो वो बिल्कुल बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, नकवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली शाह जी। अब्बास नकवी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं अब्बास नकवी जनाब। बिस्मिल्लाह नकवी साहब, हुक्म। बिलाल भाई खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, डॉक्टर साहब से मुझे एक बात करनी थी, वो ये कि देखिए, ये अभी आप लोग बात कर रहे थे स्वेटिंग के बारे में, इस मौसम में जो पसीना जो आता है ना। अच्छा, तो खैर ये तो चले, इस मौसम की बात हो रही थी, लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो हर मौसम में बेतहाशा पसीना आता रहता है, हर वक्त ही आता रहता है। तो ये क्या वजह है? और लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि ज्यादा पसीने से ये फंगस वगैरह दूसरी चीजें होती है, मुझे इस किस्म की स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस इस कदर पसीना होता है। क्योंकि मैं कुछ पढ़ता पढ़ाता भी हूँ मजालिस वगैरह में ना, सोच सलाम मर्सी वगैरह, उस टाइम तो मेरा वो हशर होता है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, यानी कि पसीना चल चल के मुंह में दाखिल होने की कोशिश हो लेता है। तो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि क्या करेंगे। वो एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले नकवी साहब, वो भी नकवी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, महफिल हो रही थी, ब्रंच था संडे को, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यार मैं बेगम को देखता हूँ तो पसीना बड़ा आता है। उन्होंने कहा जनाब ऐसी दवाई हाली ईजाद नहीं हुई, तो बस ये पसीने से बचना चाहिए कि ये पसीना ना आए, बाकी हैंडल हो सकता है। शाह जी नहीं, कतई नहीं है, कतई नहीं है बिलाल भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बड़ा दिलेर आदमी इस मामले में। कोई दिलेर नहीं होता शाह जी, ये अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। शाह जी के तो पसीना बड़ा आता है। बात आपकी सही है, बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं छूटते, अल्लाह का करम है, अभी स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पढ़ते हैं आप नकवी साहब? मैं इस्लामाबाद में हूँ और मजालिस वगैरह पढ़ता हूँ, और उसके अलावा नात रसूल मकबूल वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरी एज 68 है। माशाल्लाह। तो शाह जी आप लाहौर तशरीफ लाएं तो राब्ता करें ना, आप हमें भी मौका दें कि हम आपको सुने। क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर 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 आऊंगा, तो आपसे बिल्कुल मुलाकात करेंगे। सलामत रहिए। क्या करें, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ये इशू बहुत वैसे कॉमन नहीं है, लेकिन है ज़रूर, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। मैं इसमें बताता हूँ, एक चीज़ होती है जेनेटिक, एक होती चीज़ इसको उर्दू में मौरूसी कहते हैं, उसको तो कोई डीएनए, मैं आपका डीएनए नहीं बदल सकता, जो आपका डीएनए बन गया ये सारा जेनेटिक है। जो डीएनए आपका बन गया, हम ये क्यों कहते हैं आपकी शक्ल तो आपके चचा पे है, आपका कद अपने मामू पे है, आपका रंग अपनी खाला पे है, क्यों कहते हैं? ये जेनेटिक है, डीएनए। जो नकवी साहब बात कर रहे हैं, ये पसीना कम आना, ज्यादा आना, खाली बगलों में आना, सवाए नदामत के पसीने के वो पसीना कैसा है जो जेनेटिक नहीं है, नहीं हो सकता। वो किरदार के साथ होता है। कई दफा बंदा तंजीम साजी करने जाता है तो वहाँ पसीना आ जाता है। तो बात सबसे बड़ी ये है कि जो ये पसीने की बात कर रहे हैं, ये पसीना वो पसीना जो जीन्स में है, हो सकता है इनके वालिद नकवी साहब के किसी को भी वालिदा जी जब बहुत ज्यादा, अच्छा नकवी साहब ने कहा जी मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना में आ जाता है। अच्छा, अब जिस तरह बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ये मजालिस पढ़ते हैं गर्मियों में, जब ये हमारे मौलाना साहब, जब हमारे इतने आलिम दीन मजालिस पढ़ते हैं तो हर जगह एसी तो नहीं लगा होता ना, तो वहाँ भी इन्होंने वो पूरा अपना अमामा पहनना है, उसमें गर्मी भी है, फिर वहाँ जज्बात भी होते हैं, और फिर वो सारा। तो मेरा मशवरा इनको ये होगा कि आप देखें, इसकी दवाइयाँ हैं भी और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी दवाई मत लें, ये जीन्स में होता है, जेनेटिक होता है, मोस्ट प्रोबेबली इनको अपने ननियाल या ददियाल मैटरनल पैटर्नल साइड से मिला होगा ये पसीने का, तो उसको बर्दाश्त करें और कोशिश ये करें कि आप ज़्यादातर एसी में, कूलर में, पंखे में रहें, जहाँ भी आप रह सकते हैं। बाकी मजालिस तो पाकिस्तान में तो कम ही है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पसीना, एक बात याद रखें क्योंकि आपको बहुत आता है, तो ये जो हमने पहले बात की थी डिहाइड्रेशन की, तो आप जब भी मजलिस पढ़ा करें तो मिनरल वाटर की बोतल, थोड़ा सा नमक उसमें डाल के नींबू पानी घर जाके पिएं ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो।
तो नकवी साहब, काज़मी साहब की बात जो है ये आप पल्लू से बांध लें, आप बर्दाश्त करें क्योंकि ये जेनेटिकल है। लेते हैं जनाब एक छोटा सा वक्फा और आते हैं अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर महफिल के अंदर कोई ना कोई तालीम और इल्म जो है वो ज़रूर मिलता है काज़मी साहब की तरफ से। ये नकवी साहब को इल्म बांटा है इन्होंने, वो ये कि ये पसीना जो ज़्यादा आता है ये जेनेटिक्स में है और इसकी बहुत बड़ी कोई बस बर्दाश्त ही है जो कि आप कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला निदामत के पसीने से बचाए। हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि कुछ लोगों के पसीने में बदबू कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे आर्म पिट्स में, इसकी क्या वजह होती है? जो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होती है हमारी बॉडी में, कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होती हैं, जरासीम होते हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो पड़े होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कुव्वत मदाफत जिसको उर्दू में कहते हैं वो कम हो, तो आपके वो जो जरासीम होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, आप और मैं जब कॉलेज डेज में पढ़ते थे, हमारे यार दोस्त होते थे, हॉस्टल में भी जाते थे, रहते थे, उनके साथ उठते थे, तो वहाँ दोस्त आपस में कहते थे वो दूर हो, तेरे से तो पसीना आ रहा है, तूने मेरी बुनियान पहनी हुई है, वेस्ट पहनी, मेरी उतार दे, तू तो गंदी कर देता, पीली हो जाती है सारी पसीने के साथ, एक दूसरे को हम कहते थे। वो वजह ये होती है कि जब आपके बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन को ब्लॉक हो जाए और वो आपके ग्लैंड्स को ब्लॉक कर दें, स्वेट ग्लैंड्स को और एपोक्राइन ग्लैंड, दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं अल्लाह ताला ने जो पसीने के दिए हैं। एक कहलाते हैं स्वेट ग्लैंड्स जिनमें से हमारे पसीना आना है, एक होती हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, उनको कहते हैं सेंटेड ग्लैंड्स, उनमें से खुशबू या बदबू आती है। तो जो ये एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे ऑब्स्ट्रक्ट या ब्लॉक हो जाते हैं उस जरासीम और पसीने की वजह से। अच्छा, वो पसीने का रंग भी पीला हो जाता है क्योंकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है और वहाँ से स्मेल भी आती है। कुछ लोगों के आर्म पिट्स में बहुत स्मेल है, कुछ के ग्रॉइंस में स्मेल। फिर हम उन लोगों को दवाई देते हैं, इसकी दवाई अवेलेबल है, एंटीबायोटिक दोनों, खाने के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ताकि उस जरासीम को ख़त्म किया जाए, और फिर लगाने को भी देते हैं ताकि वो अल्टीमेटली, और उसको फिर ये सबसे बड़ी बात तो देखें पसीने में, मैं हमेशा मरीज़ को ये कहता हूँ कि अगर गर्मी ये दिन है 2 दफ़ा शावर ज़रूर ले बंदा, सुबह और शाम, और अगर सर्दियाँ तो कम अज़ कम 1 दफ़ा ज़रूर ले, ताकि वो जो पसीना और गर्मी और हबस से आपके ग्लैंड्स बंद हो रहे हैं वो उनको फ़र्क पड़े और आपकी बॉडी जो है तरोताज़ा फील करे। ठीक होगी बात जी। अस्सलाम वालेकुम कामरान। थोड़ी मरियम के बारे में क्या जी कामरान, आप टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। जी जी बंद है, टीवी बंद है जी। हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल साहब बात कर रहे हैं? जनाब अली, बिस्मिल्लाह। बिलाल साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब मैंने आपसे ये पूछना था, आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हैं, जरा इनसे पता करके बताएं। आज से कोई 1 साल पहले ना मुझे कांगो हो गया था, कोयटा से हूँ, मेरा कोयटा से ताल्लुक है ना। अच्छा। कांगो हो गया था, उसका मैंने इलाज करवाया, 1.5 साल में हॉस्पिटल में रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद जब इलाज से मुझे फर्क पड़ गया, अब ये मसला उसका हो गया कि जब ये एलर्जिक मुझे होती है ना तो पूरे जिस्म के बीच में दाने निकल आते हैं। अच्छा। नाखूनों के अंदर, बगल में, सीने पे, चेहरे पे, और वो दाने 4-4, 5-5 दिन रहते हैं। बाद में जब वो दाने खत्म होते हैं पसीने के बाद पूरे जिस्म में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मैंने ये पूछना था, मेरी बेटी है, मरियम नाम है उसका ना। अच्छा। तो उसके साथ भी यही मसला था, उसकी डेथ हो गई है, तड़फ तड़फ के उसने जान दी है, क्योंकि मुझसे पहले ये मसला उसके साथ था, मुझे नहीं पता था उसको कांगो है। फिर जब उसका इलाज करवाया तो उसके बाद जो है ना, जैसे अभी मेरी हालत है, इसी तरह इलाज के बाद भी मरियम का यही हाल था, तड़फ तड़फ के जो है ना खुरच खुरच के पूरे जिस्म को, मुंह को, हाथों को, पागल बन के दौरे शुरू हो गए थे। उसकी डेथ हुई है। अब जब वो मर चुकी है उसके 1.5 साल के बाद मेरे साथ भी वही मसला चल रहा है। तो मैंने ये पूछना था कि कांगो साइड इफेक्ट है या अंदर से कोई एलर्जिक बाहर निकल आई? अच्छा, जरा लाइन पे रहना डॉक्टर साहब, कोई बात पूछना। हाँ जी, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी है? सर ब्लड प्रेशर है मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं थी। मैंने ये पूछना कि मरियम क्यों मरी पागल हो के, मैं इस बात पे परेशान हूँ। जी जी, मैं जवाब देता हूँ। ये कांगो क्या चीज़? जी, कांगो वायरस है एक। अच्छा। जो बड़ी मोहलक है। अच्छा। जानलेवा है। अच्छा। और इसके साथ माशाल्लाह अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी है, लेकिन बच्ची का बहुत अफसोस है, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे बच्ची की।
और इसके साथ जो बचना होता है वो बड़ा, क्योंकि कॉन्गो वायरस जो है ये हमारे पूरे अंदरूनी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। ये वो वायरस नहीं है जिस तरह चिकन पॉक्स है, लाकड़ा काकड़ा या मीजल्स है, मम्स है, अंदरूनी आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी बोन्स, आपका ब्लड, तो इससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिन लोगों की कुव्वत मदाफ़त कम हो, इम्यूनिटी कम हो, बीमार हो, किसी को कोई शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी खुदा न खास्ता डेथ होने के। तो इनकी बच्ची तो यंग थी, यंग लोगों में भी डेथ होती है ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ ये कॉन्गो वायरस जो है। तो ये उसका हमें बड़ा अफसोस है बच्ची का कि जवान बच्ची थी और उसका, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप उसके साथ सरवाइव कर गए। अब जो इनको प्रॉब्लम है ये खारिज की, स्किन पे कॉन्गो वायरस जो होती है बाद में इस तरह का एक्जिमा छोड़ जाती है। अच्छा। और ये जो इरिटेशन और इचिंग और प्रोराइटिस की बात दानों की, ये एक्जिमा की फॉर्म है। और ये एक्जिमा जो है ये कॉन्गो के मरीजों में बाद में स्किन मैनिफेस्टेशन में देखा जाता है, जो हमने पढ़ा भी है। कॉन्गो बहुत तो हमने नहीं देखे, लेकिन जो देखे हैं उनमें हमने देखा है कि स्किन रेड हो जाती है, दाने बन जाते हैं, खारिश होती है। इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इनको करनी चाहिए। सिम्टोमेटिक का क्या मतलब है? खारिश है तो एंटीहिस्टामीन्स लें, पीप पड़ गई है एंटीबायोटिक्स लें, लोकल दवाइयों में कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन और क्रीम लगाएं, एंटीबायोटिक्स टॉपिकल में। ये लाइफ लॉन्ग कर रहे हैं, अब एहतियात करनी पड़ेगी। ये आती जाती रहेगी स्किन प्रॉब्लम इनकी। कॉन्गो से तो ये बाहर निकल आए, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी परसिस्ट करेगी। कॉन्गो होता किससे है? कॉन्गो वायरस है, ये एक जरासीम है। जिस तरह अब कोविड क्या हुआ, कोविड भी एक वायरस था। कोविड वायरस जो था उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन थी, वो लंग्स को ले बैठता था। अब आपने देखा होगा कोविड में जो डेथ्स हुई, ज़्यादातर हम लंग्स को बचाते थे। हर बंदा कहता था कि इसका लंग्स का, इसका MRI कराओ, CT कराओ, चेस्ट का पता चल जाए। कॉन्गो जो होता है ये भी एक वायरस है, और ये कॉन्गो वायरस जो होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर करती है। लिवर भी गया, किडनी भी गई, बोन्स भी गई, और वो हार्ट भी गया। तो ये सारे का सारा इन्वॉल्व, ये ज़्यादा लीथल है कॉन्गो वायरस जो है। जानवरों वगैरह से तो नहीं ट्रांसफर होता? ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में। हाँ जी। इंसान से इंसान को ट्रांसफर होता है? इंसान से इंसान को नहीं होती। ये ज्यादातर जो वायरस है आने को इंसान से भी आती है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कुव्वत मदाफत का ये उन लोगों में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बात जहन में रखना कि आप जो बेटी का पूछ रहे थे कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो मल्टीपल ऑर्गन्स जो है उनके फेलियर की वजह से हुई। क्योंकि ये कॉन्गो वायरस है। बाहर अल्लाह ताला उसके लिए आगे के रास्ते आसान करे। आपको जो ट्रीटमेंट है वो ज़ाहिर है केयर करनी पड़ेगी अपनी सिम्टोमेटिकली। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ख़ारिश है तो आपको एंटीहिस्टामीन लेनी पड़ेगी, अगर आपको पीक पड़ जाती है उसमें तो आपको एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा या लोकल क्रीम्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आपको अब बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये आना जाना, ये हाइड एंड सीक करती रहती है एक्जिमा जो है, एहतियात के साथ आपको किसी एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे चेहरे पे ना पिंपल्स बहुत ज़्यादा और ब्लैक हैंड्स का बहुत ज़्यादा इशू है। ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं, नाक पे होते हैं या सारे चेहरे पे? नहीं, सारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसबा कितनी उम्र बेटा आपकी? मेरी 35 साल। मैरिड हैं आप? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह ताला। आप हाउस वाइफ हैं? जी हाउस वाइफ हूँ। ओके। और खाना पीना घर पे ही करती हैं ना आप? हाँ जी घर पे करती हूँ। ज़्यादा मसाले तो नहीं डालती हैं आप? नहीं, आम नॉर्मल। अच्छा, वो आम नॉर्मल पंजाबियों के बड़े मुख्तलिफ होती हैं, कश्मीरियों के बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे? हाँ, आपके कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के, या कोई प्रॉब्लम्स? हाँ जी वो तो है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आप टाइम पे कभी। एक तो मिसबा मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर अपने हार्मोन्स और PCOs बन जाते हैं ख़वातीन में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एक तो वो बात करें ये, क्योंकि 3 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, और ये तीनों बच्चे आपके नॉर्मल हैं कि सिजेरियन सेक्शन से हुए हैं? नहीं, बड़े ऑपरेशन से हुए हैं तीनों। हाँ तीनों C-सेक्शन से। तो एक मेरा मशवरा होगा, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर आप एक दफ़ा बात करें। बाकी एक्नी है, आपको एक्नी की दवाई मैंने बता दी थी पहले भी, एक कैप्सूल आ गई है एक्नी के मार्केट में, वो कोई 3-4 हज़ार रुपये का 1 महीने के एक कोर्स है, 3-4 माह करना पड़ता है। लेकिन उसमें हम प्रेगनेंसी को कहते नहीं कर, आपने फ्यूचर प्रेगनेंसी 6 माह के लिए नहीं उसमें करनी, तो वो आपको हम कैप्सूल दे सकते हैं, उससे चेहरा आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। ब्लैक हेड्स क्या चीज़?
ब्लैक हेड आप एक नाम बता दें उनका कैप्सूल का। बेटा ऑन एयर नाम बता नहीं सकते ना, ये मुसीबत है। वो यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, तो वो आप अगर आप कहाँ ये हो रहती, कहाँ से, आप कहाँ से बात कर रही हैं बेटा? ननकाना साहब से। हाँ, तो आप लाहौर आ जाएं तो यहाँ बहुत डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मुझे या किसी और को दिखा दें। आपका 3 महीने का कोर्स है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शर्त एक है कि प्रेगनेंसी अगले 6 माह नहीं के लिए नहीं हो। ब्लैक हेड्स का आपने पूछा, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स दो होते हैं। ये जो पोर्स नहीं कहते लोग, मेरे पोर्स खुल गए हैं, अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पोर्स खुल गए हैं। अगर ब्लैक हेड, अगर पोर्स खुल के उनमें मेलानोसाइट्स, हमारा आपका रंग जो ब्राउन है ये मेलानोसाइट्स की वजह से है। गोरा जो होता है उसमें मेलानोसाइट नहीं होते, तभी वो गोरा होता है। हम लोग ब्राउन कहलाते हैं और एक काले होते हैं जो ये नीग्रोज होते हैं। तो मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो उनमें मेलानिन होती है। मेलानिन एक काला वो एक केमिकल है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है, जो हमारी स्किन को कलर देता है। अगर ये मेलानिन इन पोर्स में चला जाए तो वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। उनको निकालना चाहिए। नहीं, ये जो ब्यूटी पार्लर्स में मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, वो दबा के निकालती हैं, फिर उनके पास एक वो छोटा सा चम्मच टाइप होता है, स्कूप, उससे ये स्कार पड़ जाते हैं। बिल्कुल निकालना नहीं। नो, इनके साथ कभी भी नहीं निकालना। वाइट हेड भी नहीं, वाइट हेड भी नहीं। हम दवाइयाँ दे रहे हैं इसके लिए, अब मार्केट में दवाइयाँ आ गई हैं, लोशन भी हैं, लगे भी हैं, खाने के लिए भी हैं। वाइट हेड भी हाँ, हम फेशियल भी करते हैं, हाइड्रा फेशियल होता है। अब हम PRP कर रहे हैं, पीलिंग कर रहे हैं, माइक्रोडर्मेब्रेजन कर रहे हैं। अब हमारे पास सारे प्रोसीजर हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, अब हम सारे प्रोसीजर करते हैं जिससे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सब चले जाते हैं। तो अब तो ज़रूरत ही नहीं कहीं ब्यूटी सैलून में जाने की। अब तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ, वो देखेगा, आपके स्कार भी ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग PRP करते हैं जिससे स्कार जाते हैं, डर्मेब्रेशन करेंगे जिससे स्किन साफ हो जाए। PRP क्या एक परमानेंट ट्रीटमेंट है? PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका खून लिया, उसमें से प्लेटलेट्स निकाले, सेंट्रीफ्यूज करके उनको इंजेक्ट किया आपके स्कार में। बालों के लिए भी, जो लोग गंजे हो रहे हैं, जो बाल गिर रहे हैं, उनके भी। तो ये 5-6 सेशन होते हैं, एक माह के बाद करते हैं। 70-80% फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अगर आपके 70-80% बाल आ जाएं, 70-80% स्कार चले जाएं, और क्या चाहिए? तो ये हमेशा रहते हैं या PRP फिर हमेशा कराना? ना, एक दफ़ा 5-6 सेशन में गए तो गए, वो तो फिर कभी 5 साल बाद एक आधा सेशन कराएं। बहुत अल्लाह ताला से बहुत अच्छा ये प्रोसीजर है। आप ही के प्लेटलेट्स हैं जो आप में लगाए जा रहे हैं, और वो प्लेटलेट्स एनहेंस कर रहे हैं आपकी स्किन को, कोलेजन को बढ़ा रहे हैं, और आपकी कोलेजन को टफ कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, ग्लिसनिंग इफेक्ट आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। लेकिन ये पार्लर से नहीं कराना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से कराना है। बस ये क्वैक्स के पास मत जाएं, जो ये अताई डॉक्टर्स हैं जो हर जगह, इनसे बचें। एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर के पास, ये जो स्पास बने हुए हैं इनके पास आपने नहीं जाना, आपने एक रिकग्नाइज्ड डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अल्लाह ताला हदायत दे उन लोगों को भी जो इस काम के अंदर पड़े हुए हैं, अपने अपने स्पा बनाकर लाउंजेस और स्पास नाम रखे हुए हैं और वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। अरबाइन इंशाअल्लाह ताला का सफ़र जो है, सफ़र इश्क जिसको कहते हैं, सफ़र इश्क जो है वो कुतुब ऑनलाइन की टीम ने जो इराक़ में किया है, उसको आप इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन सुबह 11 बजे देखेंगे। और 11 बजे देखने के बाद उसको दिल से महसूस करते हुए, अपनी दुआओं में हमें याद रखते हुए, अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा कि आपको ये सफ़र एक करबला जो है ये किस तरह का लगा। इंशाअल्लाह इस पर फिर बात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।